आपने कभी फैंग की टर्म का रेफरेंस यूज होते हुए देखा है? फैंग, FAANG, फैंग का मतलब क्या होता है और ये कहाँ यूज हुआ है, आपने कभी देखा है? और अगर नहीं देखा है तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। फैंग का मतलब बेसिकली फेसबुक, Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। ये कोई कोई और अलग से एक्रोनिम नहीं है, ये इन कंपनीज के नाम का एक्रोनिम है। ये क्यों बना था? बेसिकली 2013 में जिम क्रैमर के नाम से एक फाइनेंस टीवी होस्ट था, उसने आउट ऑफ द ब्लू एकदम से इस चीज का नाम ले लिया था और फैंग को इंट्रोड्यूस कराया था वर्ल्ड के लिए। और बेसिकली हुआ ये था कि उस टाइम पर ये कंपनीज बहुत ज्यादा हॉट थी इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर कूलनेस। ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे थे और ये टॉप की कंपनी थी, इसलिए उसको नाम भी मिल गया फैंग का। स्टॉक्स की प्राइस की बात करें तो हम शुरू करते हैं फैंग में एफ से। एफ का मतलब है फेसबुक। फेसबुक का जो जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा है। अब मेटा की बात करें तो मेटा के अंदर ये आपको यहाँ पर चार्ट नजर आ रहा होगा, 2013 के अंदर $25 के करीब इसकी प्राइस थी और ये गई थी तकरीबन कोई $347-350 के करीब इसकी प्राइस पड़ गई थी स्टॉक की विद इन लेट्स से विद इन 8 years। अब आफ्टर दैट, आफ्टर कोविड, आज जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन कोई $97 के करीब पहुंच गई है। यानी कि इसने अपनी अच्छी खासी वैल्यू लूज की है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। बल्कि फेसबुक ने तो जब 300 के करीब इसका शेयर पहुंच गया था तो बाय बैक भी किया था, तो इनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि इन्होंने $300 के ऊपर फेसबुक के शेयर्स बाय बैक किए थे और उसने भी सपोर्ट नहीं किया और इवेंचुअली वो आज $100 के ऊपर पहुंचा हुआ है। इसके बहुत सारे रीजन है, हम इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं तो अलग से इसके ऊपर वीडियो बन सकती है कि फेसबुक के साथ क्या हुआ है। अब बात करें अगली कंपनी की, वो है Amazon। Amazon के अंदर अगर हम देखें, इनके शेयर्स को देखें तो Amazon के अंदर भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन है, लेकिन उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है क्योंकि Amazon को मैं अभी भी समझता हूं कि एक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर काम कर रही है। अगर हम बात करें इसके स्टॉक्स की तो इसके स्टॉक्स तकरीबन कोई $6 के करीब प्राइस थी इसकी जब हमने 2013 में देखा इसको, और उसके बाद एट मैक्स $166 के करीब पहुंच गई थी इसकी प्राइस और आजकल मौजूद है ऑलमोस्ट $110 पे। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक अलग से न्यूज़लेटर भी लिखा था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया और यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा कि इसके अंदर Amazon का स्टॉक एक दफा $3000 पे भी पहुंच गया था, लेकिन $3000 के बाद उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था। और स्टॉक स्प्लिट एक नॉर्मल चीज है जो कि कंपनीज कर रही होती हैं अपने शेयर्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए दूसरे नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो वहां पर इसलिए उसकी प्राइस कम हुई थी, लेकिन कोई मेजर मसला नहीं था। लेकिन इस वक्त जो प्राइस, उस वक्त जो $3000 थी वो तकरीबन ये समझ लें कि स्टॉक स्प्लिट के बाद $172 हो गई थी और अब जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन $110 के करीब है, जो कि ऑफ कोर्स उसके टॉप से ऑलमोस्ट कोई 80% 70% के करीब कम हो गई है। तो ये भी एक कंपनी है जो कि कोविड के बाद से बेटर हुई है और उसका रीजन ये है कि उस वक्त लग रहा था कि अब Amazon ही Amazon होगा, क्योंकि स्पेशली जो डिलीवरीज हो रही थी, स्पेशली जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था Amazon ऑनलाइन स्पेस के अंदर, वो आउटस्टैंडिंग थी और उसकी वजह से जूम जैसी कंपनीज, Amazon जैसी कंपनीज बहुत ऊपर गई थी। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ तो चीजें बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई और Amazon जैसी कंपनी नीचे आना शुरू हुई। ऑल्दो कि Amazon के और भी बिजनेस हैं जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन स्पेस नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े बिजनेस नहीं है। असल बिजनेस इनका अभी भी जो डिलीवरीज हैं या Amazon का ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसी के अंदर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, एप्पल की, क्योंकि फैंग के अंदर FAA जो नेक्स्ट जो कंपनी आती है वो एप्पल आती है। तो एप्पल के अंदर अगर हम देखेंगे इसके स्टॉक्स की प्राइस, तो जब 2013 की बात करें तो उस टाइम पे अगेन इसमें भी स्टॉक स्प्लिट्स हुए हैं। इसके अंदर भी हम एक्चुअल वैल्यू जो इस वक्त बात करें, हो सकता है उस जमाने में कोई और वैल्यू स्टॉक की, लेकिन अभी हम बात करें तो तकरीबन $12 के करीब की इसकी वैल्यू थी। इस वक्त एप्पल की तकरीबन $144, बल्कि इनफैक्ट ये अगेन शायद ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से 155 पे दोबारा पहुंच गया है, तकरीबन 155 के ऊपर है और 176 पे एट मैक्स गया था। तो इसको देखा जाए तो उस लेवल से नीचे नहीं आया और उसका रीजन क्या है? मैं एप्पल का प्रोपोनेंट हूं, मैंने इस पर डिफरेंट न्यूज़लेटर भी लिखे हैं। मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी मैं, ये बात मुझे शुरू में कर लेनी चाहिए थी लेकिन उस वक्त क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी, मैंने 10 साल में, पिछले 10 साल के अंदर तकरीबन कोई 3 डिवाइसेस लिए हैं एप्पल की, और इसके अलावा जो आईफोन लिए हैं, इसके अलावा जो मैकबुक्स लिए हैं वो अलग हैं। मेरे ख्याल से क्योंकि ये उस समय, अब तो खैर मैं अपने काम में यूज करता हूँ एप्पल की प्रोडक्ट्स को, लेकिन उससे पहले मैं अपने पर्सनल यूज में यूज करता था और मैं कोई हल्की प्रोडक्ट भी यूज कर सकता था। तो मुझे ये चाहिए था क्योंकि वो मेरी नीड्स नहीं थी, वो मेरी वांट्स थी। जब भी मैंने कोई एप्पल की प्रोडक्ट इससे पहले लिए, वो मेरी वांट्स थी। जब मैं वांट्स के लिए कोई चीज, कोई पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे
उसी वांट के लिए उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि मेरे पैसे भी ग्रो हों। क्योंकि मैं अगर एप्पल के ऊपर बिलीव करता हूं तो मुझे ये बिलीव भी होना चाहिए कि ये कंपनी भी ग्रो करेगी। तो मुझे अगर पिछले एक 10 साल के अंदर जो मैंने 3 आईफोन लिए उसी टाइम पर मैं एप्पल के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर चुका होता तो पता नहीं वो कहां से कहां पैसे पहुंच जाते। अगर अगर आप कहते हैं तो मैं अलग से उसकी कैलकुलेशन की वीडियो भी बना सकता हूं। यानी कि सबसे पहले मैंने लिया था आईफोन 5 एंड देन उसके बाद मैंने आईफोन 6s लिया था, उसके बाद मैंने आईफोन 11 प्रो लिया था। तो ये जितनी दफा भी मैंने फोन्स लिए और उसके अलावा मैंने मैकबुक्स लिए, उसके अलावा मैंने एयरपॉड्स लिया एप्पल के, तो जितनी दफा भी मैंने अगर एप्पल की प्रोडक्ट ली होती है और उनके ऊपर मैंने उतनी ही दफा उतने ही पैसों में एप्पल के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया होता तो आज वो वैल्यू क्या होती। तो मैं उस पर अलग से सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊं, प्लीज मुझे बताएं कि बनाऊं कि ना बनाऊं। खैर अब हम बात करते हैं फैंग के अंदर जो अगली कंपनी है उसका नाम है बेसिकली नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स के अंदर अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो नेटफ्लिक्स के अंदर भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन है कि वहां पर भी आपको जो स्टॉक प्राइस है वो बैटर हुई है। और पहले जो 2013 के अंदर थी तकरीबन कोई लेट से 2013 के अंदर लेट से ऑलमोस्ट कोई $13 के ऊपर प्राइस थी और आज वो हो गई है तकरीबन 298 यानी कि $300। वो भी अच्छी खासी अमाउंट है, लेकिन फिर भी जो टॉप के ऊपर गई थी इसकी प्राइस वो $610 के करीब इसकी मैक्सिमम प्राइस हो गई थी। तो $610 इज अ गुड अमाउंट फ्रॉम द स्टार्ट। अगर बात करें कि तकरीबन $13 की, तो $13 से $610 एंड देन अगेन इट इज गॉन बैक टू $300। तो ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन जो टॉप पे किसी ने खरीदा हो तो सोचें उसके साथ क्या होगा। तो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्ट नहीं करता। मैं इन सारी जो आज मैं डिफाइन करूंगा कंपनीज, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि मैं उसको यूज करता हूं। गूगल भी मैं यूज करता हूं, गूगल की प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। इनफैक्ट गूगल के ऊपर मेरा बहुत मेजर प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन गूगल में मैं इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि यूएस के अंदर कुछ मैं आगे बताऊंगा कि किन स्टॉक्स के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूं यूएस के अंदर। अब आती है नेक्स्ट कंपनी, वो है गूगल। गूगल के अंदर मैं एज ए सेड बिफोर कि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन अगर आप उसका ट्रेंड देखें तो वो भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड है। आप अगर 2013 में देखें तो $16 के करीब, या लेट से 2013 के अंदर ये तकरीबन $22 का स्टॉक था और आज ये तकरीबन कोई $92 का स्टॉक है। और अगर ये इसका मैक्सिमम देखें तो $144, इसके साथ भी शायद स्टॉक स्प्लिट हुआ था, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप करंट स्टॉक की बात करें तो 144 से लेकर ये इस वक्त $92 पे आया है। इतना ज्यादा गिरा नहीं है, लेकिन ये कि ग्रोथ अच्छी है इसके अंदर। लेकिन क्योंकि अब वही अगेन बात है कि ऑनलाइन जो रेवेन्यूज हैं वो कंपनीज के कम हुए हैं आफ्टर कोविड, उसके अंदर गूगल भी हिट हुआ है। लेकिन अगेन आई वुड से इट इज मच बेटर कंपनी देन नेटफ्लिक्स, या लेट से आप उसकी बात करें मेटा की या फेसबुक की बात करें। अच्छा, बाय द वे गूगल का नाम भी, इसके जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट के नाम से ही आपको स्टॉक इसका नजर आएगा। अच्छा, इन ग्राफ्स में आपने एक और चीज देखी होगी कि मैंने एक और चार्ट भी डाला हुआ है, वो है बेसिकली पीई रेशियो का। अगर इन सारी कंपनीज के पीई रेशियो की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल आपको पीई रेशियो नजर आएगा वो एप्पल का ही नजर आएगा। एप्पल के पीई रेशियो बिल्कुल एक कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर चल रहा है, 11 पे भी गया है, वो 23 25 पे भी गया है। पी रेशियो के बारे में ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन आप ये समझ लें कि थोड़ी बहुत आपको एक आइडिया होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एक आइडिया होता है इसमें। हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन आप एक वन ऑफ द इंडिकेटर है कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो मैं इस चीज को देखता हूं जब भी मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। तो यहां पर इस वक्त जो एप्पल का पी रेशियो है वो तकरीबन 24 के करीब आ रहा है, जो कि अगर यूएस के स्टॉक्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इस चीज को भी देखना चाहिए कि पी रेशियो इसका ओवरऑल जब दूसरी कंपनीज का स्काई रॉकेट कर रहा था उस टाइम पर ये पी रेशियो कंसिस्टेंट था। जैसे आप मेटा को देखेंगे तो मेटा के अंदर भी जो इसका पी रेशियो था वो 74 79, और आजकल के हिसाब से देखा तो वो 9 के ऊपर पहुंच गया, काफी नीचे पहुंच गया। लेकिन वो क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस नहीं है उस तरह का मेटा के अंदर, तो इसलिए वो काफी नीचे हो गया। लेकिन इससे पहले 70s के अंदर भी था। इसी तरह से गूगल को अगर देखें तो गूगल के अंदर जो पी रेशियो है वो एक टाइम पर 59 तक पहुंच गया था, और अब दोबारा से ये 20 और 18 के दरमियान पहुंच गया, जो कि अच्छी वैल्यू है। मैं कहता हूं गूगल के अंदर किसी को इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी भी क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखता फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव, इसलिए मेरे पास गूगल नहीं है। मैं हर महीने में इन्वेस्ट कर रहा होता हूं। अगेन मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी इसके बाद बताऊंगा। नेटफ्लिक्स को देखें तो नेटफ्लिक्स के अंदर भी जो पी रेशियो है वो 400 500 वैल्यूज पे जा रहा होता है। इसी तरह से टेस्ला भी है, वो 1300 की वैल्यू पे भी जा चुका है। तो अगेन इस तरह की कंपनीज ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो लोग उसमें समझते हैं कि ग्रोथ होगी, लेकिन मैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा एक नॉन रिस्की इन्वेस्टर हूं तो शायद मैं उसके अंदर इन्वेस्ट ना करूं। इसी तरह से अमेजोन के अंदर देखें तो अमेजोन के अंदर भी पी रेशियो काफी ऊपर तक गया था। आजकल जो अमेजोन का पी रेशियो है वो फिर भी 100 के करीब है। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि इसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है कि ये फर्दर नीचे आ सके, इसलिए अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। मैं तो सिर्फ एक
जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं सर्वा की, जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ इन सारी कंपनीज के अंदर। अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ, लेकिन सर्वा की जो ऐप है वो बेसिकली यूएई बेस्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बेस्ट है। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर बहुत सारी जो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक तो ये सीएफडी नहीं है, ये बेसिकली आपको शेयर्स मिलते हैं इसके। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सर्टिफिकेट्स आपको मिल रहे हो, तो आपको प्रॉपर शेयर्स मिलते हैं। इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जो कि यूएई रेगुलेटेड है। इन द बेस्ड ये अबू धाबी में करता है, और ये जो रेगुलेशन है वो यूएई की उस पर पूरी की पूरी इंप्लीमेंट होती है। इसकी वजह से इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा वो बढ़ जाता है। इसके जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये यूएई बेस्ड है, उसकी वजह से जब भी मैं इसके अंदर पैसे ट्रांसफर करता हूं तो मुझे कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं पड़ते हैं। मेरे पैसे यूएई दिरहम टू यूएई दिरहम यहाँ इनके इनके अकाउंट में डॉलर के फॉर्मेट में चले जाते हैं और मेरे वॉलेट में नजर आने लगते हैं। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस दिस ऐप, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं आपको इसके अंदर अपना दिखाऊं जरा कि बैलेंस किस तरह से ट्रांसफर होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये सर्वा की ऐप है जिसमें हम लॉगिन कर रहे हैं। सर्वा की ऐप में लॉगिन करने के बाद अगर मैं इसमें फंड फ्रॉम द यूएई बैंक करूं तो इजीली यहां से मैंने जो भी अमाउंट डालनी है, लेट्स से $1000, और मेरा जो अकाउंट नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है इसमें मैं कंटिन्यू करूंगा। और दो अकाउंट्स होते हैं, सर्वा इन्वेस्ट और सर्वा ट्रेड, उसके अंदर से जिसमें भी मैं चाहूंगा उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, किसी और टाइम पे करते हैं। इसके अंदर फर्दर मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। दो मेजर प्लेटफॉर्म है एज आई सेड, सर्वा इन्वेस्ट एंड सर्वा ट्रेड। सर्वा ट्रेड के अंदर अभी हम आते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं या इवन क्रिप्टो की भी ट्रेडिंग करते हैं, जिसको मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट करता, लेकिन क्रिप्टो की भी ट्रेडिंग करते हैं। सर्वा इन्वेस्ट के अंदर बेसिकली रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप आराम से जब भी आपके पास पैसे हो उसमें डाल दें और ये आपके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इसमें आपको, अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास जो इसमें डिविडेंड रिसीव, जैसे यहाँ पर अक्टूबर 6 को एक डिविडेंड मिला था $0.13 का। इसी तरह से सितंबर 28 को एक डिविडेंड मिला था $3 का। इसी तरह से $2.2 का मुझे मिला था डिविडेंड सितंबर 2022 को। इसी तरह से सितंबर 7 को 11.11 सेंट्स का डिविडेंड मिला था। मैंने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की थी $195 की। इसी तरह से आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये मेरा इस वक्त कन्वेंशनल अकाउंट है, तो अगर मैं इसकी डिटेल्स देखूंगा आपको यहाँ नजर आएगा। मैं यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, इसमें डेवलप्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होता है, यूएस रियल एस्टेट के अंदर, यूएस बॉन्ड्स के अंदर, ग्लोबल बॉन्ड्स के अंदर, और कुछ पोर्शन इसका कैश के ऊपर होता है। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका, अगर मेरे पास एक टाइम ऐसा आया था कि जब मुझे याद है कि यूएस की मार्केट पिछले 6 महीने में एक दफ़ा ऐसा पॉइंट आया था कि जब यूएस की मार्केट नीचे गई थी और सारे स्टॉक्स नीचे चले गए थे, लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स थे या जो दूसरी मार्केट्स थी उसके अंदर वहाँ के स्टॉक्स ऊपर रहे थे और वहाँ के स्टॉक्स ने गेन शो किया था। जब ऐसी कंडीशन आती है तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फायदा होता है। वहां पर आपको फायदा मिलता है कि अगर यूएस के स्टॉक्स नीचे जा भी रहे हैं तो दूसरी जो जो कंट्रीज हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपका पोर्टफोलियो इतना नीचे नहीं जाता। करंटली मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट कोई -8% के ऊपर है, लेकिन मैंने इसके अंदर तकरीबन कोई $2200 के करीब इन्वेस्ट किए हैं। मैं हर महीने इसमें थोड़ा थोड़ा पैसे डाल रहा होता हूँ। अब इसके अंदर जैसे यूएस मार्केट का आपने हाल देख लिया, मैं आपको अगर यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो यूएस मार्केट का क्या हाल हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर। मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट कोई तकरीबन कोई 1.5 साल से आई थिंक, और 1.5 साल के अंदर मैं हर महीने पैसे डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ जो इस वक्त जो जो रिटर्न है वो -8.5% इसलिए आ रहा है कि मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूँ। तो जब नीचे जाता है जब भी खरीदता हूँ, जब ऊपर जाता है जब भी खरीदता हूँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मैं अगर इसमें इस तरह से इन्वेस्ट करता रहूंगा तो आई एम श्योर एक हेल्दी किस्म का मुझको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगेन मैं इसके अंदर वो पैसे डालता हूँ जो मुझे अगले 5-10 साल के अंदर नहीं चाहिए, ताकि ये इसके अंदर डिविडेंड भी एक्यूमुलेट होता रहे और इसके अंदर मुझको जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो भी मिलती रहे। अच्छा, ये तो हो गई इसके अंदर सर्वा इन्वेस्ट की बात। सर्वा इन्वेस्ट में बाय द वे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप $2500 तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको $50 का बोनस भी मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको जाके यूज कर सकते हैं सर्वा इन्वेस्ट के लिए। सर्वा ट्रेड की बात करते हैं। सर्वा ट्रेड बेसिकली जो मैंने इसके अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट किया तकरीबन कोई आई थिंक 2100 समथिंग की इन्वेस्टमेंट की होगी। इस वक्त मेरे जो रिटर्न्स हैं वो 0.25 पॉजिटिव है। $5.3 का रिटर्न मुझे मिल रहा है। कैश यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, $71 मेरे पास पड़े हुए हैं। इसमें आप देखेंगे तो मेरे पास 4 मेजर स्टॉक्स हैं जो कि मैं जिनमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके अंदर एप्पल टॉप पर है। एप्पल में ऑलमोस्ट $851 इस वक्त पड़े हुए हैं। अच्छा, $851 का ये है कि मैंने जब शुरू में एप्पल में या यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था तो मेरा टारगेट ये था कि मेरे पास जब भी मैं नेक्स्ट आईफोन लूंगा वो मैं अपनी उस इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट
पैसों से लूंगा जो मैं ऑलरेडी एप्पल के अंदर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और मैं लेट से अगले साल जो एप्पल का फोन आएगा, आईफोन आएगा, उसमें जब मैं इन्वेस्ट मैं उसको कहूंगा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसको जब मैं खरीदूंगा, और मैं अकेले नहीं खरीदूंगा ऑफ कोर्स मेरी वाइफ के लिए भी आएगा। तो जब 2 फोन्स मुझे खरीदने होंगे, लेट से उस वक्त की प्राइस $1000 होती है, तो $2000 मेरे पास एप्पल के स्टॉक्स होने चाहिए, तब ताकि मैं 2 आईफोन्स खरीद सकूं। तो जब तक $2000 नहीं होंगे, मैं हल्के हल्के करके, मेरा टारगेट ये है कि एप्पल के अंदर मेरा अंटिल लेट्स से नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर मेरे पास $2000 एप्पल के स्टॉक्स के अंदर होने चाहिए। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट, आई लव दैट दिस कंपनी, हम हर जगह यूज करते हैं इस कंपनी को, कहाँ यूज नहीं करते इस कंपनी को, कब से यूज नहीं कर रहे। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स आपने खरीदी हैं, आप लैपटॉप्स खरीदे हैं जिसके अंदर विंडोज चल रही है, तो आपको उस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ऑल्दो कि माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स ने इस वक्त अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे, क्योंकि उसके अंदर रिसेंटली काफी ज्यादा बैटरिंग हुई है और काफी स्टॉक गिरा है। लेकिन अगेन एज आई सेड, मैं उसके अंदर एवरी डे, अच्छा, सर्वा की एक और अच्छी बात यह कि इसके अंदर फ्रैक्शनल शेयर्स ले सकते हैं। अगर मेरे पास $10 आ जाए तो $10 के शेयर ले सकता हूं। तो मैं जब भी मेरे पास पैसे हो, मुझे लगे कि मुझे महीने में स्प्रेड करने वो पैसे, जब भी मुझे लगे कि स्टॉक प्राइस नीचे चली गई है, तो उस महीने के उस दिन में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ $10, $20, $30, जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। इसी तरह से यूनिलीवर एक बहुत अच्छी कंपनी है, जब इसके स्टॉक्स नीचे गए थे तो मैंने इसको खरीदा था, और अभी भी मैं उसके अंदर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। वॉलमार्ट आपको पता ही होगा कि यूएस के अंदर बहुत बड़ी ग्रोसरी चेन है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक एक कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी है, जिसके अंदर हर सूरत में ही आपको उसकी यूटिलाइजेशन है। तो इसके अंदर जब ये आई थिंक टारगेट एंड वॉलमार्ट दोनों की प्राइसेस एक साथ नीचे आई थी, उस टाइम पे मैंने वॉलमार्ट के ये जो स्टॉक्स हैं वो लिए थे, और उसके बाद से अब तक मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर, काफ़ी तो नहीं, यानी कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। और मैंने अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता। अगर आप मेरी ट्रांजेक्शन देखेंगे, अच्छा बाय द वे, इसके अंदर सर्वा की ऐप के अंदर आपको बिटकॉइन भी नजर आएगा, बिटकॉइन भी ले सकते हैं अगर आपको क्रिप्टो लेना है। वैसे मैं क्रिप्टो की प्रोपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन आपको क्रिप्टो लेना तो आपको यहाँ पर सारे मेजर कॉइन्स नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर जो यहाँ पर कंपनीज है वो भी आपको नजर आ रही हैं। बहुत अच्छा इंटरफेस है इस ऐप का। अच्छा, ट्रांजेक्शन के अंदर मैं जाऊँ तो ट्रांजेक्शन के अंदर आप रिसेंटली देख सकते हैं, मैंने $20 के माइक्रोसॉफ्ट के, $20 के वॉलमार्ट के, $10 के यूनिलीवर के, और इसी तरह से मल्टीपल ट्रांजेक्शन की मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर। इसी तरह से मैंने कैश डिपॉजिट जब किया था, तो यहाँ पर इसके अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से मुझको यहाँ पर जब डिविडेंड्स मिलते हैं तो वो कैसे अपीयर होते हैं। जैसे यहाँ पर वॉलमार्ट का डिविडेंड आया था 0.41 सेंट्स का, 41 सेंट्स का, तो वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी तरह से यूनिलीवर का डिविडेंड आया था $1.82 का, वो यहाँ नजर आ रहा है। इसी तरह से आपको आगे देखेंगे तो मैंने एप्पल का भी, जैसे यहाँ पर कैश डिपॉजिट अगेन आ गया। इसी तरह से एप्पल का डिविडेंड आया था 0.63। अच्छा, ये जो डिविडेंड्स होते हैं ये आपको हर कंपनी अपने हिसाब से दे रही होती है, और क्वार्टरली देते हैं, कुछ एनुअली देते हैं, कुछ बाय एनुअली देते हैं। तो वो डिपेंड्स ऑन द कंपनी, और कितना डिविडेंड देते हैं ये भी डिपेंड करता है। तो ये अच्छी बात सर्वा की है कि डिविडेंड्स आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे, वो कैश की फॉर्म में आपको नजर आने लगेंगे। तो आपको अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्योंकि छोटी छोटी, अभी मैंने 1.5 साल ही हुआ है यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, लेकिन मुझे मजा बहुत आ रहा है। मैं एज ए सेट के गेम खेलता हूँ इसके अंदर। जो भी अब मुझे कंपनीज की लग्जरी आइटम खरीदना होता है, जो कि मेरी नीड्स नहीं होती, जो कि मेरी वांट्स होती हैं, मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करता हूँ, ताकि मुझको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले कि यार मैं हर चीज को ऐसे ही जाके नहीं खरीद सकता, मुझे थोड़ी सी उसके अंदर ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, जो मेरी वांट्स हैं। ऑफ कोर्स नीड्स के अंदर आपको हर सूरत में इन्वेस्टमेंट करनी है। एग्जाम्पल ये लेते हैं, अभी मैं अपनी गाड़ी के लिए एक वीडियो बनाई है, जो कि शायद इस वीडियो के बाद आए, जिसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह से मेरी गाड़ी के ऊपर काफ़ी खर्चा हो रहा था। तो मैंने कहा यार ये खर्चा उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन उसमें बताई है, आपको उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, क्योंकि मेरी फैमिली सफ़र कर रही है और उसके अंदर मेरे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मुझे नई गाड़ी ले लेनी चाहिए, तो मैं जब लूंगा वो गाड़ी तो वो मेरी नीड होगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं उसी गाड़ी को BMW या लेट्स से लैंड क्रूजर के लेवल के ऊपर लेके चला जाता हूं, तो वो मेरी वांट होगी। अगर मैं वांट्स के ऊपर खर्च करूंगा तो वो मेरे वांट्स वाले खर्चे, लेट्स से मुझे फिर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, भले वो मैं टोयोटा के अंदर के स्टॉक्स में करूं, भले वो मैं टेस्ला के स्टॉक्स में करूं, किसी के भी स्टॉक में करूं, क्योंकि वो मेरी वांट है, तो मैं उसको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन अगर कोई चीज मेरी नीड है, मैं छोटी गाड़ी ले रहा हूं, या जो मेरी जिसके बगैर मैं चल नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है फिर मैं इन्वेस्टमेंट का शायद ना सोचूं। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन फिर मैं शायद वो चीज डायरेक्टली ले लूं।
कभी भी कोई लग्जरी आइटम लें, कभी भी कोई ऐसी चीज़ लें जिसके अंदर आपको आपको पता है कि उसकी एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप ट्राई करें कि उसके अंदर इक्विवेलेंट अमाउंट इन्वेस्ट भी करें उसी तरह की कंपनीज़ के अंदर। आप जब ये करना शुरू करेंगे तो ये गेम आपको ऑटोमैटिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना शुरू कर देगा। मुझे कमेंट में लिख के बताएँ कि आपने आज तक कोई इस तरह का गेम खेला है अपनी लाइफ़ के अंदर कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदने जा रहे हो और आपने उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा हो। अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं और यूएई के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें, तो आप 500 दिरहम से किस तरह से यूएई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस वीडियो का लिंक लगा दिया, आपको 250 दिरहम्स बोनस रेफरल भी मिलेगा आप अगर मेरे लिंक को यूज करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इस वीडियो को जाके देखें। इसके अलावा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या चीज है और किस तरह से मैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान को यूज करता हूँ, यहाँ पर उसकी वीडियो लगा दी है, जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।